Do you want to know? ओके बच्चा लोग, सो भाई हमने लास्ट टाइम आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6 नंबर का किया था। ठीक है, चलो फोर्थ से शुरू करते हैं। अब फोर्थ और फिफ्थ में बेटा सिर्फ रीजनिंग देनी है, कोई भी कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or same as the force which moon attracts earth? Why? देखो क्या कहा जा रहा है कि अर्थ और मून दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अर्थ जो फोर्स लगा रहा है मून के ऊपर वो कितना, क्या वो मून के फोर्स से इक्वल है कि मून के फोर्स से ज्यादा है कि मून के फोर्स से कम है? तो बच्चा लोग न्यूटन का थर्ड एक लॉ हमने पढ़ा था। न्यूटन के थर्ड लॉ ने क्या कहा था? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो अगर मून अट्रैक्ट कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो अर्थ भी रिएक्शन करेगा, अर्थ भी उसको अट्रैक्ट करेगा। फिर न्यूटन ने क्या कहा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। तो भाई जितना फोर्स मून लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उतना ही फोर्स अर्थ भी लगा रहा है, अर्थ भी अट्रैक्ट कर रहा है। समझ आ रहा है? According to Newton's third law, action and reactions are equal in magnitude. Therefore, if moon applies force on earth, earth will also apply force on moon. तो भाई सेम फोर्स देगा उसके ऊपर। रीजन, तो रीजन हमने दे दिया according to Newton's third law। ठीक है बच्चा, बस इतना छोटा ही आंसर है। फिफ्थ नंबर, if the moon attracts the earth, why does earth not come towards it? सवाल बनता है ये कि भाई अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मून अर्थ के तरफ क्यों नहीं आता? भाई अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, लेकिन मून क्यों नजदीक नहीं आ रहा? तो बच्चा लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि मून के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक टेंजेंशियल फोर्स। याद है मैंने कुछ ऐसा आपको बताया था कि ये अगर अर्थ है और अगर ये मून है, सो इसके पास एक ऐसी फोर्स भी है और एक ऐसी फोर्स भी है। दो फोर्स एक साथ लगने के कारण ये ना ही इधर जा रहा है ना ही इधर जा रहा है, ये बीच में कहीं जा रहा है। इसका मतलब है अर्थ की तरफ नहीं आ रहा है। तो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा भाई, टू फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट ऑन द मून। वन इज टेंजेंशियल फोर्स, सेकंड वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ, एंड एज अ रिजल्ट the moon keeps moving in the circular path around the circle and does not come near the circle. Okay? समझ आया बच्चा लोग? Yes sir. Okay. फिर सिक्स्थ नंबर हमने देखा था लास्ट टाइम। सेवेंथ नंबर तो बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, वो हमने ऑलरेडी नोट्स के अंदर देखा था, आप लोगों ने सबने लिख के भी दिया था। 8, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल की एक्सेलरेशन कितनी होती है? तो मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो हमने क्या देखा था कि ग्रेविटेशन, अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाता है, जिसके कारण एक्सेलरेशन कितनी आती थी? 9.8 मीटर पर सेकंड। तो आपका यही आंसर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले तो आपको उसका डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ फ्री फॉल? But when any object falls, when any object is freely falling, the earth applies gravitational acceleration on that object, and as a result, this acceleration is known as acceleration of free fall. समझ आ रहा है? देखो हमने क्या बोला, when any object is freely falling, the earth applies the acceleration on object. This acceleration is known as acceleration of free fall. Acceleration of free fall, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको आंसर लिखना है, इतना नन्हा मुन्ना प्यारा सा। ओके, चलिए आगे बढ़े। 9th नंबर, व्हाट डू वी कॉल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। किसी भी अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? एट्रैक्टिव फोर्स। भाई वो कैसा फोर्स हो गया? वो एक एट्रैक्टिव फोर्स हो गया। और क्या नाम दे सकते हैं आप? कौन सा फोर्स होगा उसके ऊपर? सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने ये देखा था ना, अर्थ की तरफ कौन सा फोर्स आता है? सेंट्रीपिटल। सो आप बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, लिख लो बच्चा लोग, फटाफट लिख लो, ये आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित buys few gram of gold at the poles as per the instruction of one of his friends. He hands over the same with him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold bought? If not, why? मतलब अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज डिस्कशन की थी कि पोल्स पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ज्यादा होती है। याद है हमने ऐसा कुछ किया था, G is equal to gm/r²। मैंने आपको समझाया था कि अपना जो अर्थ होता है वो कुछ इस टाइप का है। क्या बात है, अर्थ नहीं बन रहा आज। सुंदर सा अर्थ। एक्चुअली अपना अर्थ ऐसा होता है, अर्थ वो ऑरेंज शेप का नहीं होता। बोलते हैं गोल होता है, ऑरेंज होता है, बॉल जैसा होता है, बट एक्चुअली ऐसा होता है एलिप्टिकल। कैसा होता है? एलिप्टिकल। इस शेप को हम एलिप्टिकल कहते हैं। अब चलो देखो, ये मेरा सेंटर, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये इक्वेटर है और ये क्या हो गया हमारा? पोल। पता है मैंने आपको कहा था सदर्न पोल, नॉर्दर्न पोल, सॉरी नॉर्दर्न पोल, सदर्न पोल, मैंने बताया भी था आपको लास्ट टाइम। सो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से छोटा है। सो अगर ये डिस्टेंस छोटा होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? हमको क्या कहा जा रहा है कि पोल पे यहाँ पे जो ग्रेविटेशन होता है जीपी, जीई, मैं ऐसा बोल देता हूँ अभी कैसे नाम देने के लिए। पोल पे ग्रेविटेशन ज्यादा होता है इक्वेटर से कंपैरिजन में। हमने पहले भी चीजें देखी थी। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगी। बच्चा लोग, वेट क्या होता है? W इज इक्वल टू mg। आज जो भी गोल्ड खरीदा जा रहा है उसका मास तो कभी चेंज नहीं होने वाला, लेकिन g की वैल्यू चेंज होने के कारण उसका ओवरऑल वेट चेंज हो जाएगा। उसने खरीदा पोल पे, बेच रहा है इक्वेटर पे। उसने क्या बोला कि एक दोस्त ने बोला तो वो पोल पे से गोल्ड खरीद रहा है और वही गोल्ड वो इक्वेटर पे जाके किसी दूसरे फ्रेंड को बेच रहा है। तो क्या वो इक्वेटर वाला फ्रेंड मानेगा उसका वजन? नहीं, नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? बिकॉज ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इक्वेटर पे कम हो जाती है। हेलो, ठीक है। तो भाई वजन यहां पे जाके कम हो जाएगा और उसका फ्रेंड मानेगा नहीं। सिंपल सा आंसर। 11, why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into ball? भाई आप एक पेपर का टुकड़ा यूं ही डालो और उसको बॉल बना के डालो। देखो मैं आपको बताता हूं। We have lots of paper with us. ये एक पेपर है, शीट ऑफ पेपर, और वैसे ही एक दूसरे, देखो दोनों सेम ही है, दोनों एकदम सेम है। एक पेपर को मैं ऐसे रखता हूं और एक पेपर को मैं ऐसा क्रम्पल कर लेता हूं। अब जरा ध्यान से मोबाइल में देखना कि कौन सा जल्दी गिर रहा है। देखो मैं दोनों को
एक ही हाइट पे छोड़ता हूँ, सॉरी इस बार गलती हो गई छोड़ने पे, फिर से हम छोड़ते हैं। देखो मैंने क्या देखा कि जो क्रम्बल किया हुआ था, जो पिसा हुआ था, वो बहुत जल्दी गिर गया और शीट ऑफ पेपर जरा धीमे धीमे गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जब आप उसको क्रम्बल कर रहे हो तो उसका पूरा मास इकट्ठा हो गया। मास इकट्ठा होने के कारण उसका मास थोड़ा बढ़ गया। पहले करते उसका मास थोड़ा बढ़ गया। अब अगर मास बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है उसका वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ जाएगा मतलब उसका फोर्स बढ़ जाएगा। तो जो फोर्स था वो फोर्स उस पर ज्यादा लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लग रहा है, जिस वजह से वो जल्दी नीचे गिर गया। बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है बेटा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। इसको रट्टा नहीं मारना है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन को रट्टा मारा ना, आपका फ्यूचर वहीं से खराब होना शुरू हो जाएगा। रट्टा मत मारो। नहीं समझ आ रहा पूछ लो, लेकिन रट्टा मत मारो बच्चा लोग। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12, gravitational force on the surface of moon is only strong as gravitational force on the earth. What is the weight in newtons of a 10 kg object on Mars and on earth? देखो भाई वो क्या बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों जगह सेम रहता है। चलो मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोल रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे और मून पे ग्रेविटेशन फोर्स दोनों सेम रहता है। ओके ठीक है। तो एक हमको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है हमको, 10 kg। हमको पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वेट, कहां गया, इन न्यूटन्स ऑन मून एंड ऑन अर्थ। भाई मून पे और अर्थ पे उसका कितना वजन होगा, वेट होगा, जरा बताइए। पहले मैं क्या करता हूं, मास इतना है तो मैं अर्थ के ऊपर का वेट फाइंड कर लेता हूं। वेट ऑन अर्थ बेटा W इज इक्वल टू mg, फॉर्मूला देखा था हमने, W इज इक्वल टू mg। अब हमको स्मॉल g क्या लेने को बोला है यहाँ पे, हमको देखो स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि मान लो कि ग्रेविटेशन फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम हो जाएगी। ठीक है, देखिए m की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 9.8, स्मॉल g की वैल्यू। सो ये वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ कितना हो गया, 98 न्यूटन, 98 न्यूटन। अब इसी को मून पे फाइंड करना है, वेट ऑन मून। हमने डेरिवेशन देखा था कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ बाय 6। पता है पूरा से डेरिवेशन किया था हमने। सो बस 98 डिवाइड बाय 6 क्या आंसर आ जाएगा, 138 तो आता नहीं। सो 6 36, 2 बचा 0.33 न्यूटन, 16.33 न्यूटन। बस देखो हमने किया क्या, पहले हमको वेट अर्थ पे ढूंढना था तो फॉर्मूला लगा दी mg, फिर हमको वही वेट मून पे ढूंढना था तो हमको पता है अर्थ पे जितना वेट होगा उसे डिवाइड बाय 6 होगा। ठीक है भाई, समझ आया यहाँ पे बेटा। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को 49 की स्पीड से फेंका गया, मतलब उसकी इनिशियल दे दी हमको स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 49 मीटर पर सेकेंड। फिर हमको कहा हुआ है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच इट राइजेस। भाई मैक्सिमम ऊपर कितना जाएगा, बस चलो हमको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट ये ऊपर आया तो 0 हो जाएगा, फिर नीचे आएगा।
पता है मैंने टॉम की बात भी की थी, टॉम एंड जेरी में दिखाते। तो भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद स्पीड 0 होती है, फिर ऑब्जेक्ट नीचे आता है, ऊपर गया 0 हुआ, नीचे आया। ओके, अब हमको मैक्सिमम हाइट मतलब डिस्टेंस हो गया अर्थ से उसका डिस्टेंस, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? s ढूंढना है एक्चुअली। फॉर्मूला क्या हो जाएगी? अच्छा, अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सो जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल हो जाएगी। यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे हमको हमारा दिमाग यूज करना है, कॉन्सेप्ट कि जब अर्थ के ऊपर जाएगा या अर्थ के तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? दिस मच। हमारा बॉडी अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इसको ले लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लिया? बिकॉज ऑब्जेक्ट अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, नाउ 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बच्चों अगर आपको याद हो तो फ्री फॉल के लिए मैंने आपको कुछ बताया था, ये a बन जाएगा g, s बन जाएगा h और ये रहेगा सेम। तो एक्चुअली मुझे ढूंढना क्या है? मुझे एक्चुअली में हाइट ढूंढनी है, ठीक है? आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने वहां पे पहले s लिखा था। तो s और h हाइट एक ही बात हो गई। सो यहां से h ढूंढना है, h इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g। सबकी वैल्यू है आपके पास, वैल्यू लगा दो। जिस बच्चों को ये फॉर्मूला याद है, ओके, h इज इक्वल टू v कितने हैं? 0 माइनस u कितना है? 49 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू स्मॉल g कितना है? -9.8। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -49 इंटू 49, 2 इंटू -9.8, माइनस माइनस कट। भाई 49 का डबल कितना होता है? जरा देखो तो, मेरे ख्याल से 49 का डबल 90 80 होता है। देखो 49 2 जा 9 2 जा 18 है ना। मैं पहले तो क्या करता हूँ, ये जो 9.10 ना पॉइंट को हटा के ऊपर 10 लिख लेता हूँ। अब 49 2 जा, तो भाई ये 2 5 जा, क्या बचा? यहाँ पे 49 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 है ना। 49 5 2, 49 5 जा, ये हो गया 5, 24 डिवाइड बाय 2, 245 डिवाइड बाय 2, नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 122.5, 122.5 मीटर। तो इतना मैक्सिमम हाइट तक वो ऊपर जाएगा, ठीक है। आप 0.12 किलोमीटर भी कह सकते हैं, इनटू डिवाइड बाय 1000 करोगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, तो 0.12 किलोमीटर, ठीक है, 0.12 किलोमीटर। चलिए आगे क्या पूछा हुआ है? द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस। भाई ऊपर गया और नीचे आया, टोटल टाइम कितना लगा ऊपर जाने और नीचे आने? मैं पहले क्या करता हूँ बेटा, सिर्फ ऊपर जाने का टाइम फाइंड करता हूँ। हमको पता है जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा, ये फैक्ट है, याद रखना। कोई भी ऑब्जेक्ट जितने समय में ऊपर जाता है उतने ही समय में नीचे भी आता है। सो मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाने का टाइम ढूंढ लेता हूँ और बाकी उसको डबल कर दूंगा। Now the time taken to reach
the maximum height, reach the maximum height। फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? v is equal to u plus at। आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट मेरे को ये ज्यादा इजी लगता तो मैंने ये लगा दिया। ओके, v कितना है 0, u कितना है इनिशियल वेलोसिटी 49, एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन हमने कितने ली थी? -9.8 इनटू t। ये 49 यहां आ जाएगा, -49 इज इक्वल टू -9.8 t। इसको यहां ले लो, माइनस माइनस कट, 49 डिवाइड बाय 9.8 इज इक्वल टू t। t इज इक्वल टू, देखो ये पॉइंट हटाया, यहां पे 10 लिख लिया, सो ये हो गया 2 जा, सॉरी ये हो गया 2 जा, ये हो गया 5 जा। सो टाइम कितना आ गया? 5 सेकेंड्स। कितना टाइम आ गया? 5 सेकेंड्स। ठीक है, काटम कुटे तो बच्चा आप खुद कर ही सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन तो ये था, वैल्यू रख दी, ये इसको यहां ले आए, डिवाइड किया, आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप भी कर ही सकते हो बच्चा लोग।